जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए बिहार पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था, है ना, उसका आज हम लोग पूरा तरह से शानदार एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो चलिए, तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को गवाते हुए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग को करना है ना। चलिए, तो पहला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है, फेरा कानून संबंधित है। और हाँ दोस्तों, आप लोग अगर प्रैक्टिस सेट देते हैं तो आप लोग इसको पहले सॉल्व कीजिए, है ना, और कमेंट कीजिए इसका राइट जवाब क्या होगा। ठीक है, तो चलिए, फेरा कानून जो है संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फेरा कानून दोस्तों ये काला धन से संबंधित है। क्या चीज़ से संबंधित है? काला धन से संबंधित है। चलिए, नेक्स्ट सवाल सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्रा थी, क्योंकि मौर्य वंश का जो शासक था, है ना, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये भी आपको याद रखना है ना। और इसके सेनापति कौन थे? तो चाणक्य थे, इसके सेनापति थे। चाणक्य इसके क्या थे? सेनापति थे। ये सब याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, हाँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो कौन सा धर्म को मानने वाले थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? वन ऑफ द बेस्ट प्रश्न है। रामेश्वरम जो है ये किस राज्य का हिस्सा है? मित्रों याद रखेंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा ये तमिलनाडु राज्य का हिस्सा है। याद रखिएगा, बहुत ही शानदार। और ये कौन सा जिला में स्थित है? तो कन्याकुमारी जिला में स्थित है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिला में स्थित है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, ग्रैंड कैनियन क्या है ना। ग्रैंड कैनियन क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, है ना। ग्रैंड कैनियन ये यूएसए में स्थित दोस्तों, ये है ना, एक पहाड़ी में कोलोराडो नदी के द्वारा जो है ना, एक खड्डर है दोस्तों। ये क्या है? एक खड्डर है। ये कहाँ स्थित है? तो ये यूएसए में है। ये कहाँ स्थित है भाई? यूएसए में है। याद रखिएगा, ये खंडर है। ठीक है, ग्रैंड कैनियन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। चलिए, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? यानी स्थान का जो मानक समय है वो क्या चीज़ निर्धारित करता है, बताइएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा देशांतर रेखा से जो है ना वो मानक समय निर्धारित होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, हाँ, और याद रखिएगा दोस्तों, देश में प्रत्येक देशांतर के बीच, है ना, प्रत्येक देशांतर के साथ समय में 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है दो देशांतरों के बीच। चलिए, फिर अगला सवाल आ जाइए। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पनामा नहर जोड़ती है, यानी पनामा नहर जो है वो किसको किसको जोड़ती है? तो मित्रों जैसा कि आप लोग को पता है, ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है। अलग करती है, याद रखिएगा, लेकिन जोड़ती किसको है? तो दोस्तों ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। लेकिन अलग किसको करती है? तो अलग करती है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है। लेकिन जोड़ने का काम प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर करता है। ठीक है, हाँ, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है स्वेज नहर। कौन सा दोस्तों? स्वेज नहर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। चलिए, फिर नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है ना, पूरा फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। माउंट एटना क्या है मित्रों, है ना। माउंट एटना बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये माउंट एटना दोस्तों ये पर्वत नहीं है, याद रखिएगा, ये एक ज्वालामुखी है। ये क्या है दोस्तों? एक ज्वालामुखी है जो कि इटली देश में स्थित है। कहाँ स्थित है? इटली देश में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए, फिर अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8। रासायनिक खाद किस श्रेणी में रखा गया है? रासायनिक खाद को किस श्रेणी में रखा गया है? चलिए बताइएगा। तो रासायनिक खाद को दोस्तों द्वितीय श्रेणी में रखा गया है। कौन सा श्रेणी? द्वितीय श्रेणी में रखा गया है। चलिए, फिर नेक्स्ट प्रश्न है, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ये नया प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी थे। क्या थे? कैलाश सत्यार्थी थे, याद रखिएगा। मेधा पाटेकर आपको पता होगा दोस्तों, है ना। मेधा पाटेकर जो है नर्मदा बचाओ अभियान शुरू किया था। नर्मदा बचाओ अभियान शुरू किया था, है ना। याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल आ जाइए। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10। हिमालय का दोस्तों पर्वत पदीय प्रदेश,
यानी फुट हिल्स रीजन्स जो है वो किसे कहा जाता है? तो मित्रों जैसा कि आप लोग जानते हैं, हिमालय जो है वो 4 भागों में बँटा हुआ है। एक होता है ट्रांस हिमालय होता है, एक होता है बृहद हिमालय होता है, ग्रेट हिमालय, एक होता है लघु हिमालय, सबसे निचला पौधान जो होता है वो शिवालिक होता है और उसे ही पर्वतीय प्रदेश कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन होगा? अरावली पर्वत होगा, प्राचीन पर्वत, ये भी आपको याद रखना है ना? हाँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा टूरिस्ट से संबंधित कौन सा हिमालय जो है ना वो फेमस है, पर्यटन से संबंधित। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, आम्र वर्षा क्या है? आम्र वर्षा आप लोग बताइएगा। तो दोस्तों ये जो है ना 11 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को क्या बोलते हैं? आम्र वर्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों? आम्र वर्षा बोलते हैं, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि आम का बौछार होता है, बहुत यही मार देता है आंसर। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, और ये क्वेश्चन तो अपने आप में बोनाफाइड है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सा है? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का दोस्तों मिलन स्थल है नीलगिरी पहाड़ी। ये कौन सा पहाड़ी है? नीलगिरी पहाड़ी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए फिर अगला प्रश्न आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, कौन थे भाई? तो आपको पता ही होगा, A.O. ह्यूम थे संस्थापक। ये क्या थे दोस्तों? एक असैनिक सेवक थे, है ना? ये क्या थे? असैनिक सेवक थे, याद रखिएगा। A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 में किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 14, एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है? यानी एक ही भूमि पर दो या दो से या एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को उगाना, ये फसलों का कौन सा प्रणाली कहलाता है? तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा मिश्रित हो जाएगा, है ना? मिक्सर हम लोग कर देते हैं, है ना? हाँ, देखते होंगे मकई सबके खेत में जो है ना कभी कभी तोरी भी दे देते हैं, तो ये हुआ मिक्सिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बताइएगा, स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ था। यानी कौन सी घटना, कौन सी आंदोलन के असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था? तो मित्रों स्वराज पार्टी का गठन याद रखिएगा 1923 में किया गया था। किसके द्वारा? तो मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था, है ना? जब असहयोग आंदोलन जो है, असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था, तो उस समय चौरा चौरी नामक घटना पर जो है ना एक स्थान पर एक घटना हो जाता है, हिंसक कार्रवाई माफ़ कीजिएगा, हिंसक कार्रवाई होता है, जिससे महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन को ख़त्म कर देता है। यानी इसी आंदोलन की असफलता के बाद जो है ये स्वराज पार्टी की स्थापना होती है 1923 में, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ, इसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 16 नंबर बताइएगा। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी को चुना गया था। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? महात्मा गांधी को चुना गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है ना? किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है, बताइएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? तो मित्रों याद रखिएगा, ये जनजातीय समाज में ऐसा प्रथा है। सेवा विवाह का प्रचलन जो है वो जनजातीय समाज में है, याद रखेंगे। चलिए हम लोग फास्ट कर रहे हैं क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को गैन करना है, राइट? क्वेश्चन 18 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन जनजाति नहीं है? यहाँ पे जनजाति नहीं है आपको बताना है। चलिए बताइएगा 18 नंबर का क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसमें ये चौपाल जो है ना ये जनजाति नहीं है ना? बाकी भारत का सबसे बड़ा जनजाति भील, आपको पता ही होगा। संथाल भी जनजाति है, खासी भी जनजाति है जो कि मेघालय एरिया में पाया जाता है। चौपाल दोस्तों ये जनजाति नहीं है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, और ये 1857 क्रांति से संबंधित प्रश्न आ चुका है आप लोग के सामने। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से अप्रैल 1858 तक केंद्र था, है ना? यानी कौन सा क्षेत्र में जो है ये 1857 की क्रांति जो है 15 जुलाई से लेकर के अप्रैल तक जो है वो केंद्र था? 19 नंबर का बताइएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो दोस्तों वो रामपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामपुर। मित्रों याद रखिएगा, है ना? हाँ, जुलाई 1857 में जगदीशपुर आरा के जमींदार कुंवर सिंह थे, ये भी आपको याद रखना है ना? हाँ, और कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में अंग्रेज कैप्टन ली ग्रांट के सैनिक को पराजित किया था, ये भी आपको याद रखना है। और 1858 में कुंवर सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए फिर अगला प्रश्न
देख लीजिए, निम्न में कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? राष्ट्रीय जलीय जंतु आपको बताना है। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना, हाँ, ये हो जाएगा रिवर डॉल्फिन, है ना। रिवर डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव जंतु घोषित किया गया है, ये भी आपको याद रखिएगा। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। 21 नंबर, चलिए बताइएगा 21, बाल लिंगानुपात क्या होता है? बाल लिंगानुपात क्या होता है, चलिए बताइएगा। तो मित्रों 0 से 6 वर्ष वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को बाल लिंगानुपात कहा जाता है ना। याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी बताइएगा। हाँ, तो महिलाओं प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाता है, याद रखेंगे, प्रति 1000। 21 नंबर का क्या हो जाएगा, प्रति 1000 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब। ये इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। चलिए 22 का देख लीजिए, थोड़ा सा लेंदी है बट कोई बात नहीं। पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन के इकाई रूप में संगठित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 22, और बताइएगा 22 का क्या होगा। तो दोस्तों ग्राम पंचायत का गठन जो है वो सरकार के द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत किया गया है, और इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद नंबर 40 में किया गया है। कौन सा अनुच्छेद नंबर 40 में किया गया है? 73वें संविधान संशोधन 1993 के जरिए, है ना, याद रखिएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही गर्दा प्रश्न है। सन 1930 में गांधी जी द्वारा किस आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा के रूप में हुई थी? बताइएगा। 1930 में जो है दांडी यात्रा जो है वो किया था, बताइएगा 23 का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत से दांडी यात्रा शुरू हुआ था 1930 में, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन आपको पता है 1920 से 22 तक चला है। खिलाफत आंदोलन 1919 में चला है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 1942 में पड़ा है ना। चलिए अगला सवाल बताइएगा 24, भारतीय मुद्रा छापी जाती है, किसके द्वारा छापी जाती है? 24 का जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों भारतीय मुद्रा छापी जाती है नासिक प्रिंटिंग प्रेस में छापी जाती है। नासिक ये कहाँ पर स्थित है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न, ये इकोनॉमिक्स का सवाल है। दुर्लभ मुद्रा यानी हार्ड करेंसी का आशय उस मुद्रा से है जो, हार्ड करेंसी का मतलब क्या होता है मित्रों, बताइएगा। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा विकसित देशों का है ये, है ना। दुर्लभ मुद्रा जो है ये कौन सा देश से संबंधित है? विकसित देशों से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। 25 का सी होगा सही जवाब। चलिए फिर अगला प्रश्न है, WTO अस्तित्व में आया यानी इसकी स्थापना कब होती है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो स्थापना होती है वो 1 जनवरी 1995 में होती है। कब होती है? 1 जनवरी 1995 में होती है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? तो इसका हेड क्वार्टर है दोस्तों जेनोवा में है ना। WHO का भी हेड क्वार्टर जेनोवा में है, ये भी आपको याद रखना है। भारत में EVM का प्रयोग जो है ना कब शुरू किया गया? भारत में EVM का प्रयोग जो है कब शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा ये 1982 ईस्वी में। कब? 1982 में पहला बार केरल के पारूर विधानसभा के 50 मतदान केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM का इस्तेमाल किया गया था, याद रखिएगा। और 2004 में लोकसभा चुनाव में देश भर में सभी मतदान केंद्र पर EVM का इस्तेमाल किया गया था। तो इसका पहला जवाब हो जाएगा 1982 में किया गया था केरल में। चलिए अगला प्रश्न देखिए 28 का बताइएगा। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाए? संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? 28 का बताइएगा। तो 28 का हो जाएगा महाभियोग प्रस्ताव पारित होता है ना। और इसकी उल्लेख जो है, इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 61 में है ना। हाँ, राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग होता है और ये अनुच्छेद नंबर 61 में है। चलिए 29 का बताइएगा। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजा खारवेल का नाम दोस्तों किससे जुड़ा हुआ है, जल्दी बताइएगा। तो देखिए 29 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख से, क्योंकि इसी का ये अभिलेख था, हाथी गुफा अभिलेख। और इसी अभिलेख से अशोक का कलिंग विजय युद्ध की जानकारी मिलती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, और आपको पता ही होगा गिरनार अभिलेख से यहाँ पर एक सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, इसका उल्लेख मिलता है। चलिए क्वेश्चन 30 का जवाब दीजिएगा।
किस भारतीय राज्य में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जाती है? बांस की टपक सिंचाई यानी बांस पर से वर्षा जो नीचे टपकता है, तो ये लंबे समय से प्रयोग की जाती है। वो कौन सा राज्य में की जाती है तो बताइए। तो सबसे ज़्यादा बारिश होता कहाँ है भाई, है ना? तो ज़्यादा बारिश होगा वहीं पर ना ये सब व्यवस्था लागू होगा, तो भाई मेघालय होगा। क्या होगा? मेघालय। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए 31। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? है ना, विजयनगर के राजा कौन थे? कृष्णदेव राय। गोलकोंडा का युद्ध जो है किस राजा के साथ लड़ा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। किसके साथ? कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था, याद रखिएगा, है ना। हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए। यार गर्दा, है ना, काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है? तो मित्रों आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, काजीरंगा हो गया, है ना, ये कहाँ पर स्थित है भाई? तो असम में है ना। ये कहाँ पे? औरंग नेशनल पार्क, ये असम में है, ये भी आपको याद रखना है ना। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आप लोग बताइएगा, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? कमेंट सेक्शन में गर्दा मचा दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देख लो भाई, गर्दा प्रश्न है, लॉलीपॉप प्रश्न है ना। चलिए, मैटूर बांध किस नदी पर निर्मित और किस राज्य में स्थित है भाई? मतलब एक ऑफर दे दिया है प्रश्न में, मैटूर बांध बताइएगा। तो बिल्कुल आप लोग को ऑलरेडी पता होगा ये, है ना। मैटूर बांध जो है ये कहाँ पे बनाया गया तो भाई, तो ये तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी पर बनाया गया है। कौन सा? कावेरी नदी पर तमिलनाडु राज्य में बनाया गया है मैटूर बांध। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फिर अगला प्रश्न आप लोग के सामने हाजिर है। 1921 ईस्वी में मपला आंदोलन हुआ था, तो बताइएगा ये कौन से आंदोलन का शाखा था? तो भाई 1921 में देख लीजिए इसमें कौन सा घटना हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन जो है ये कब होती है भाई? खिलाफत आंदोलन कब होती है? जल्दी बताइए फटाफट। तो 1919 में होती है, 1919 में होती है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, है ना। 1857 ये तो होगा ही नहीं। स्वदेशी आंदोलन जो है ये 1906 में होती है। तो इस टाइम में यानी 1901 ये असहयोग आंदोलन जो है 1920 से लेकर के 22 तक चलता है। तो इसी के बीच में 21 आता है, तो यानी इसी का भाग है। और ये केरल के मालाबार तट पे हुआ था ये आंदोलन, ये भी आपको याद रखना है। चलिए 35 नंबर का बताइएगा 35। 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। चलिए अगला प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? जैसा कि आप लोग को ऑलरेडी पता है, इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा, है ना। इसी को हम लोग सीमांत गांधी भी कहा जाता है, सीमांत गांधी भी कहा जाता है। और इसके द्वारा एक संस्था होता है खुदाई खिदमतगार, है ना, खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती, याद रखिएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला लॉलीपॉप प्रश्न आ चुका है आप लोग के सामने 37। चलिए बताइएगा, 1985 ईस्वी में किए गए भारतीय संविधान के 52वें संशोधन में क्या सुधार किया गया था? यानी 52वें संविधान संशोधन में दोस्तों क्या चीज़ का सुधार हुआ था बताइएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दल बदल विरोधी कानून शामिल किया गया था, है ना। कौन सा अनुसूची? 10, याद रखिएगा, दल बदल 10। चलिए अगला प्रश्न, और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है 38। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था। तो दयानंद सरस्वती जो है वो कौन से समाज के संस्थापक थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे। इसके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था सत्यार्थ प्रकाश, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुराम थे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए मित्रों फिर 39 पे आते हैं। 2 ऑप्शन यहाँ पर है, आगे फिर आगे भी है। हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ना। हाइपरमेट्रोपिया, तो 39 नंबर का बताइएगा। गलत। हाइपरमेट्रो क्या होता है? दीर्घ दृष्टि दोस्त, नेत्र गोलक में वृद्धि दोष के कारण में से एक है। नहीं दोस्त, इसमें नेत्र गोलक का क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, तो यही गलत है ना। तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब, है ना। बाद बाकी सब ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल आ जाइए 40 नंबर। भूमंडलीकरण का प्रमुख आधार है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भूमंडलीकरण का प्रमुख आधार क्या है? तो 40 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा ये भौतिकवादी दर्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भौतिकवादी दर्शन होगा। चलिए साइंस का सवाल आ चुका है।
किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज और रेल के डिब्बों में पार्ट पुर्जा के काम को बनाने में काम किया जाता है, बताइएगा। यानी हवाई जहाज का पार्ट्स पुर्जा और रेल के डिब्बा बनाने में कार्य किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों याद रखिएगा, एल्युमिनियम का किया जाता है, किसका? एल्युमिनियम का ही किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चांदी सबसे ज़्यादा होती है? भाई गर्दा, चांदी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है, इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान होगा सही जवाब। तो ये देख लीजिए, मैथमेटिक्स का सवाल है, तो आप लोग इसको खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, इसमें मैथ और रीजनिंग को हम लोग स्किप कर देंगे। चलिए आप लोग खुद से करेंगे, ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं करेंगे। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? यानी रासायनिक उद्योग में जो है ना, तेजाब में जो है वो कौन सा यौगिक उसमें होता है? तो मित्रों याद रखना है, भूलना नहीं है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4 होता है तेजाब, बहुत ही खतरनाक भाई होता है अम्ल। चलिए फिर अगला प्रश्न है, फ्यूज का सिद्धांत बताइएगा आप लोग क्या होगा? यानी फ्यूज जो है दोस्तों वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, आधारित होता है? लॉलीपॉप प्रश्न है, तो इसका बिल्कुल है ना हल्का हल्का प्रश्न हो जाएगा, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव के कारण। क्योंकि अगर इसके पास अधिक हीट हो जाता है तो ये खुद से मतलब गल जाता है, जिसकी वजह से आगे का जो कनेक्शन होता है तार का वो बच जाता है खराब होने से। चलिए, दूरदृष्टि निवारण के लिए भाई क्या चीज़ का उपयोग करते हैं, जरा बताओ? दूरदृष्टि दोष भाई, लॉलीपॉप प्रश्न है ये, 46 नंबर है ना। हाँ, तो उत्तल लेंस का है कि उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है, और अवतल निकट, याद रखिएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न है ना, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है मित्रों? बताओ भाई। धोवन सोडा के रासायनिक सूत्र होता है यानी वाशिंग सोडा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो मित्रों इसका सही जवाब Na2CO3 हो जाएगा। बैंकिंग सोडा हो जाएगा NaOH CO3, याद रखिएगा, है ना। चलिए फिर अगला प्रश्न 48 नंबर पे आ जाइए। कुछ दिनों के बाद पीतल और कांस्य की मूर्ति हरी हो जाती है, तो इस कारण क्या है? यानी मतलब पीतल और कांस्य का जो मूर्ति होता है वो हरा हो जाता है, किसके कारण? तो 48 का बताइएगा। तो 48 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा संक्षारण के कारण। किसके कारण? संक्षारण के कारण, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए फिर अगला सवाल, निम्न में कौन सा धातु अर्धचालक की सतह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है भाई गर्दा, तो जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। तो फिर अगला प्रश्न आ जाइए, डैश आसपास से ध्वनि को एकत्रित करता है, यानी ध्वनि को स्टोर कौन करता है? बताओ, 50 नंबर है ना। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कर्णपाली, यानी पिन्ना जो है ये स्टोर करता है। भाई ये सब नया नया क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखते हुए याद रख लेना है ना। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दोस्तों ये दूरी का इकाई है। किसका इकाई है? दूरी का सबसे बड़ा इकाई होता है पारसेक। तो पारसेक भी दोस्तों दूरी का इकाई है, ये भी आपको याद रखना है। तो फिर अगला प्रश्न है, मोबाइल फ़ोन, फैक्स और इंटरनेट आदि जनसंचार के किस साधन के अंतर्गत आते हैं, बताइएगा। 52 का जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब विद्युत संचार के साधन के अंतर्गत आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। तो फिर अगला सवाल, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है ना। यानी खाना बनाने में कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? मित्रों याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये मीथेन गैस का उपयोग किया जाता है ना। 53 का क्या होगा? सी होगा सही जवाब। इसे ही दोस्तों मार्स गैस कहा जाता है। इसका अनुसूत्र अगर कहे तो CH4 होता है, राइट। ये आप लोग के पास श्रृंखला गिवन है, आप लोग खुद से इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। चलिए फिर ये सवाल आ चुका है जीके का, कोई भी आंदोलन कृषक आंदोलन हो सकता है बशर्ते उसका मूल उद्देश्य कृषकों के अधिकार की लड़ाई हो। बिल्कुल सही बात है, चाहे वह कृषकों द्वारा गठित हो या अन्य समूहों द्वारा हो। यह कथन किसका है? बताओ भाई, बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है ये। 55। सो इसका सही जवाब हो जाएगा RV पांडे के द्वारा ये कथन बोला गया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, और ये तो रीजनिंग का सवाल है, आप लोग इसको ऑलरेडी खुद से बना लेंगे। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाती है? तो भाई भारत के उत्तरी मैदान में कौन होता है? जलोढ़ मृदा ही होता है ना। हाँ, जलोढ़ मिट्टी होता है। अब देखिए बिहार के उत्तरी मैदान में जो जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों, है ना, हाँ, नवीन जलोढ़ मिट्टी, उसको दियारा भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? दियारा भूमि कहते हैं भाई, याद रखिएगा।
और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और ये कपास के खेती के लिए फेमस होता है काली मिट्टी। चलिए, भारत में स्थापित सबसे पहला सफल उद्योग कौन सा है? भारत में स्थापित सबसे पहला सफल उद्योग कौन सा है? तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना, हाँ, तो देखिए आधुनिक ढंग का पहली सूती मिल जो है 1818 में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित हुआ था। कहाँ पे? वो फोर्ट ग्लास्टर में हुआ था। वो कौन सा मिल था? सूती मिल था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट जवाब। चलिए फिर अगला प्रश्न आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी? बताइएगा। लाहौर अधिवेशन, है ना, बहुत ही गर्दा प्रश्न है। जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को पहला, है ना, स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तो ये हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। बताइएगा शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो मित्रों शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक के कावेरी नदी पर स्थित है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। तो फिर भाई अगला सवाल, राष्ट्रीय राजमार्ग के सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में स्थित है? राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य में है? तो मित्रों याद रखिएगा महाराष्ट्र। कहाँ? महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा 15,436 किलोमीटर, है ना, इतना एरिया में उसका फैला है। चलिए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। कब? 15 मार्च को मनाया जाता है। ये सारा पॉइंट याद रख लेना है। चलिए अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुआ था? तो देखिए पहला हुआ था किसके समय? तो अजातशत्रु के समय में हुआ था, राजगिरी में हुआ था पहला बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में। दूसरा हुआ था 383 ईसा पूर्व में हुआ था, किसके समय? बताइए फटाफट, 63 का। हाँ तो भाई हाँ पाटलिपुत्र में होता है। और ये किसके समय? अशोक के समय होता है। तीसरा बौद्ध संगीति होता है पाटलिपुत्र में होता है अशोक के समय। लेकिन दूसरा किसके समय होता है? तो कालाशोक के समय होता है ना, 383 ईसा पूर्व में। कहाँ होता है? तो वैशाली में होता है। चौथा जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में होता है ना, कनिष्क के शासनकाल में होता है। चलिए अगला सवाल आ जाइए, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो आप लोग को अगर पता होगा हसीन मशूक शाह। हसीन मशूक शाह मगध पर शासन करने वाले वंश का नाम है हसीन मशूक शाह, है ना, हसीन मशूक शाह। देखिए यहाँ पे ऐतिहासिक रूप से जो पहला मगध का वंश था वो था हर्यक वंश। उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, उसके बाद है कर्णव वंश। तो शुंग के बाद कौन आया भाई? कर्णव। तो कर्णव यानी कण्व वंश हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट जवाब। चलिए अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? बताइएगा। तो अर्थशास्त्र संबंधी ये राजनीतिक नीतियों से संबंधित पुस्तक है जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो मित्रों याद रखिएगा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया था और 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसको शामिल किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये ओडिशा के कोणार्क में स्थित है, कोणार्क सूर्य मंदिर, ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब, है ना, याद रखिएगा। और ये 100% सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर है और इसे ही ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था, बताइएगा कौन सा सुल्तान थे? तो 68 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? भाई गर्दा प्रश्न है, लूट लो। ये सब क्वेश्चन भाई नंबर दिलाने वाला है, तमिलनाडु होगा इसका राइट जवाब। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, इलाहाबाद के संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया गया? बहुत ही खतरनाक है ना, 1765 में होती है इलाहाबाद की संधि और इसके तहत जो है वो मुर्शिदाबाद का उप दीवान जो है मोहम्मद रजा खान को बनाया जाता है ना, याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न देख लीजिए 71, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? बताइएगा 1857 विद्रोह दमन के बाद। तो 71 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा पील आयोग।
कौन सा आयोग हो जाएगा? पील आयोग होगा करेक्ट जवाब। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए। अफ्रीकी की मूल जनजाति पिग्मी कहाँ के थे दोस्तों? ये अफ्रीका के थे। किस नदी घाटी में पाई जाती है? पिग्मी जो है ये कौन सी नदी घाटी में पाई जाती है? तो मित्रों याद रखिएगा, ये कांगो नदी बेसिन में पाई जाती है, कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है? 73 का बताइएगा, बताइए। इसका सही जवाब कनाडा हो जाएगा, कनाडा। क्या हो जाएगा? कनाडा। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? शुष्क भूमि के लिए सबसे ज़्यादा उचित फसल कौन सा है? तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा मूंगफली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूंगफली होगा करेक्ट जवाब। चलिए अगला प्रश्न, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? विश्व के सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो मित्रों याद रखिएगा, नवीन मोरदार पर्वत में। कहाँ पे? नवीन मोरदार पर्वत में। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। चलिए अगला, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? भाखड़ा नांगल बांध जो है ये किस नदी के ऊपर बनाया गया है? बताइएगा जल्दी आप लोग। हाँ, तो देखिए भाखड़ा नांगल बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध को माना जाता है। यह पंजाब के सतलुज नदी पर बनाया गया है। कौन सा? सतलुज नदी पर बनाया गया है। चलिए अगला सवाल बताइएगा, असम कुल मिलाकर के कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? असम राज्य बताइएगा, कितने राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र से घिरा हुआ है असम? जल्दी बताइएगा, फटाफट फटाफट। 77। देखिए असम जो है कुल 7 राज्यों से घिरा हुआ है, ठीक है ना? 7 राज्य और 7 राज्यों से घिरा हुआ है। असम की सीमा से कोई केंद्र शासित प्रदेश जुड़ा हुआ नहीं है ना? तो याद रखिएगा, इसमें हो जाएगा अरुणाचल हो जाएगा, है ना? हाँ, पूर्व में हो जाएगा मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, है ना? असम से जुड़ा हुआ है। चलिए कितने राज्य हो जाएगा? तो भाई तो याद रखिएगा 7 राज्य हो जाएगा, केंद्र शासित नहीं जुड़ा हुआ है। चलिए अगला, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? तो भाई गेहूं सबसे ज़्यादा, गेहूं और गन्ना उत्तर प्रदेश आती है। गेहूं और गन्ना उत्तर प्रदेश। चलिए समझना, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट विधायी शक्तियां संसद में निहित होती है ना? अवशिष्ट विधायी संसद जो अवशिष्ट विधायी शक्तियां संसद में निहित होती है, कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो 248 अनुच्छेद के तहत दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, बताइएगा। ये क्वेश्चन बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ क्या होता है? तो शून्य काल का मित्रों अर्थ क्या होता है? बताइए बताइए फटाफट। 80 का। तो मित्रों याद रखिएगा, प्रश्न काल के तत्काल बाद का समय को क्या बोलते हैं? शून्य काल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब। चलिए 81 नंबर पे आ जाइए। ओहो यार, किधर भागे? हाँ चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? बहुत ही महत्वपूर्ण है ना? बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो मित्रों याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न, डॉल्फिन, शिंसुमार एवं व्हेल मछली को क्या कहा जाता है? तो ये सब दोस्तों, व्हेल मछली ये एम्फीबियन है। क्या है दोस्तों? ये एम्फीबियन है ना? तो 82 का, सॉरी ये 1 मिनट, 82 का जो सही जवाब हो जाएगा वो सेटासिन है दोस्तों। क्या ये? सेटासिन है। चलिए माफ़ कीजिएगा। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है धातु को निरूपित करती है? तो धातु के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है मित्रों? तो वो जो होता है ना, वो कितना होता है? जल्दी बताइएगा। तो वो जल्दी फटाफट बताइए। हाँ, तो 83 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2882, है ना? हाँ, ये 2 मतलब 4 से कम होना चाहिए अंतिम में, तो वो धातु हो जाएगा। तो क्या 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, बाद बाकी सब ग्रहण कर लेगा। चलिए अगला प्रश्न, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है ना? तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो मित्रों ये बेसिक और एसिडिक दोनों होते हैं। बेसिक भी होते हैं, एसिडिक होते हैं, यानी उपर्युक्त सभी होगा करेक्ट जवाब। आवर्त सारणी में कुल वर्ग की संख्या 18 है और आवर्त की संख्या कितना है? आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार जो है वो कैसा है? तो ये अष्टफलकीय है। कैसा है दोस्तों? अष्टफलकीय होता है, ये भी आपको याद रखना है। टेलीस्कोप की खोज जो है वो किसने की थी? बताइएगा।
टेलीस्कोप का खोज किसने किया था? तो दोस्तों टेलीस्कोप गैलीलियो के द्वारा किया गया था इसका खोज। चलिए अगला है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण है 87। तो 87 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा TSH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? TSH हो जाएगा। चल अगला प्रश्न है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? बताइएगा। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा, ये अंडवाहिनी में होती है। कहाँ पे होती है? अंडवाहिनी में होती है ना। चलिए 89 का बताइएगा आप लोग के सामने, पीतल के बर्तन को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं जो है वो क्या चीज़ का होता है? बताइएगा। 89 है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है बट डोंट वरी, ये अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये धुआं है। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब। ये देख लीजिए मैथमेटिक्स का सवाल आ चुका है ना। आप लोग खुद से इसको प्रयास करेंगे और आप लोग बनाइएगा। एल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? एल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? तो दोस्तों ये इथाइल एल्कोहल है। क्या है? इथाइल एल्कोहल है, ये याद रखेंगे। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए 92 है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है, क्यों भाई? कांच के बोतल में रखने से क्या हो जाएगा? हैं तो भैया याद रखिएगा, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड बना लेता है। डी ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। चलिए फिर अगला प्रश्न है, उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला निम्न में कौन सा है? उच्चतम गुणवत्ता वाला भाई तो वो एंथ्रासाइट है, जिसमें कि कार्बन जो है वो लगभग 96% पाया जाता है ना। ये नगण्य धुआं देता है और उष्मा सबसे ज़्यादा मात्रा में देता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कच्चे फल को बताएगा। तो दोस्तों ये एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 95, निम्नलिखित में से मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है, इसमें बताइएगा अवशेषी अंग नहीं है 95। तो बताइएगा। सामने वाले चपटे दांत है ना, अवशेषी अंग नहीं है क्योंकि इसका काम है दोस्तों कतरने का, है ना। मांस सबको कतरने में काम आता है। चलिए अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ क्या होती है? तो शुष्क बर्फ क्या होती है जल्दी बताइएगा। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, इसमें ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, केलों का रंग भूरा हो जाता है क्यों? बताइएगा। केला का जो रंग है वो भूरा हो जाता है क्यों? तो 97 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। केलों में मौजूद एंजाइम हवा के साथ क्या कर लेता है भाई? तो वो हवा के साथ जो होता है ना वो रिएक्शन कर लेता है। ठीक है। चलिए तो देख लीजिए, ये सब मैथमेटिक्स का सवाल है, ये सब आप लोग खुद से कर लेंगे। तो ये वीडियो आज हो चुका है ख़त्म। देख लीजिए क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है। आई होप आप लोग देख लिए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, है ना, इसी जोश और जुनून के साथ। तो गुड नाइट, सॉरी गुड मॉर्निंग।